हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन दो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जिनमें से बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। 12वीं क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 यानी तरंग प्रकृति में प्रकाश के व्यतिकरण को अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा को, प्रकाश का व्यतिकरण कैसे उत्पन्न होता है, व्यतिकरण की मुख्य शर्तें क्या हैं और उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को भी अपन पढ़ चुके हैं। चैप्टर के एंड में जो आंकिक प्रश्न दे रखे हैं, जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उन सभी संख्यात्मक प्रश्नों को भी अपन सॉल्व करेंगे। लेकिन आज यहाँ पे अपन एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं। साधारणतः बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का डायरेक्ट यही प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि व्यतिकरण में ऊर्जा का जो वितरण होता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि व्यतिकरण में जब संपोषी व्यतिकरण होता है तो वहां पे अधिक चमक उत्पन्न होती है और उसकी जो तीव्रता है वो प्रारंभिक तीव्रता या अध्यारोपित होने वाली तरंगों की 4 गुनी हो जाती है और विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता है वो न्यूनतम हो जाती है। तो व्यतिकरण के अंदर केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो परीक्षा में प्रश्न कहता है कि व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण जो वक्र है उसको ड्रॉ कीजिए, ऊर्जा वितरण का वक्र बनाइए। तो ऊर्जा वितरण वक्र को अपन यहां पे बनाते हैं। आप लोगों ने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा भी है। चलिए, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहां पर ये एक्स एक्स के ऊपर आपने कलांतर लिया है और वाई एक्स के ऊपर अपन ने तीव्रता ली है, प्रकाश की तीव्रता ली है। कलांतर की जो वैल्यू है वो अपन ने 0 से शुरू करके प्रत्येक खाने में पाई की वैल्यू ले रखी है। 0 है वो मूल बिंदु पे है, उसके बाद में पाई है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड 5 पाई, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। तो अपन जानते हैं कि जब कलांतर का मान 0 होता है उस समय संपोषी व्यतिकरण होता है और संपोषी व्यतिकरण में यदि अध्यारोपित होने वाली तरंगों का आयाम बराबर है तो अधिकतम तीव्रता जो होगी वो 4I0 के बराबर होगी। तो मूल बिंदु की स्थिति में ये जो ग्राफ है वो 4I0 की वैल्यू के बराबर तीव्रता पे जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे इसका जो ग्राफ है वो कम होता जाएगा। लेकिन अपन जानते हैं कि पाई का जब विषम गुणज होता है, जैसे पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, इन सब के ऊपर विनाशी व्यतिकरण होता है और विनाशी व्यतिकरण के ऊपर परिणामी तीव्रता कितनी होती है सर? 0 होती है। ठीक है। और 2 पाई के ऊपर, 4 पाई के ऊपर, यानी पाई का समगुणज जहां कहीं भी होगा वहां पर संपोषी व्यतिकरण की वजह से तीव्रता 4I0 के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से माइनस के अंदर वैल्यू लेकर के चलेंगे तो ये जो ग्राफ आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, ये ग्राफ ड्रॉ करना ही 1 नंबर का प्रश्न परीक्षा में आता है। व्यतिकरण का ग्राफ बनाइए, व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण वक्र बनाइए। क्लियर है? तो यहां पे अपन ने लिखा है कि समान आयाम की तरंगे, देखिए अधिकतम जो तीव्रता है वो 4I0 और न्यूनतम तीव्रता है वो 0। ये होने के लिए एक शर्त अपन लेकर के चलते हैं और शर्त ये होती है कि दोनों अध्यारोपित होने वाली तरंगों का जो आयाम है वो बराबर रहना चाहिए। तो ये शर्त अपने को यहाँ पे लिखनी होगी। समान आयाम की तरंगों के संपोषी व्यतिकरण होने पर अधिकतम तीव्रता कितनी? 4I0 और विनाशी व्यतिकरण होने पर न्यूनतम तीव्रता कितनी? 0 प्राप्त होती है। तो ये दोनों लाइनें अपने को लिखनी है। व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, ऊर्जा का किसी प्रकार से ह्रास नहीं होता है, कमी नहीं होती है, केवल मात्र ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। अब 0 की वैल्यू और 4I0 की वैल्यू, ये दोनों संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थितियां हैं। और आपने पढ़ा है कि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण कब होगा? जब आने वाला प्रकाश है वो कला संबंध स्रोतों से आए। लेकिन यदि आने वाला प्रकाश कला असंबंध स्रोतों से आता है तो उस स्थिति में ना तो अधिकतम तीव्रता और ना ही न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होती है, बल्कि उन दोनों का एवरेज औसत मान प्राप्त होता है। तो अपन जानते हैं कि तीव्रता का फॉर्मूला क्या आया था? व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला आया था 4I0 cos स्क्वायर 5/2। और आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के अंदर जहां पे वर्ग माध्य मूल मान पढ़ा है, दैट टाइम आपने साइन स्क्वायर का और कोस स्क्वायर का औसत निकालना सीखा है। तो चैप्टर नंबर 10 से आपको ये डायरेक्ट वैल्यू है वो उठानी है कि कोस स्क्वायर का या फिर साइन स्क्वायर का जब औसत निकाला जाता है तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है।
ठीक है, तो इसकी जगह अपन वैल्यू 1/2 रिप्लेस करेंगे और 1/2 वैल्यू रिप्लेस करते ही इसकी वैल्यू 2i0 के बराबर आ जाएगी। तो इतना सारा डेरिवेशन अगर 2 नंबर का प्रश्न आए तो लिखना है, और अगर सिंपल आपसे कहता है कि ऊर्जा वितरण वक्र बनाइए तो केवल आप लोगों को ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। उम्मीद करता हूं कि पूरा टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। अब अपन इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप फटाफट स्क्रीन को पॉज करके ये जो नोट्स लिखे हुए हैं इनको आप अपने नोटबुक में लिख लें। इसके बाद में एक और सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है कि आपने पढ़ा है कि व्यतिकरण के अंदर सामान्यतः एक वर्णी प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, केवल एक ही रंग का प्रकाश होना चाहिए जिससे उसका एक लैम्डा आप लिख सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह आता है कि यदि उस व्यतिकरण में या यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश यानी 7 रंगों के कॉम्बिनेशन का जो प्रकाश है उसका यदि उपयोग किया जाए तो व्यतिकरण की जो फ्रिंजें बनेंगी उन फ्रिंजों के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्या बदलाव आएगा उनके अंदर। तो 1 नंबर का प्रश्न ये भी सामान्यतः पूछा जाता है। ये सारे के सारे बहुत इजी प्रश्न हैं, इसलिए अपन इनकी चर्चा सेपरेट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं व्यतिकरण की फ्रिंजों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 या 4 जो परिवर्तन हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझने चाहिए। सबसे पहले अपने को लिखना चाहिए कि श्वेत प्रकाश जो होता है उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है, यानी कोई एक निश्चित तरंग दैर्ध्य नहीं है। ये 7 रंगों का कॉम्बिनेशन है। तो ये लाइन आपको जनरल भूमिका के रूप में लिखनी है। अब अपन बात करते हैं कि फ्रिंजों के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो सबसे पहला जो प्रभाव है, जो केंद्रीय फ्रिंज जो है, सेंट्रल फ्रिंज जो है वो आपको श्वेत प्राप्त होगी, चमकीली प्राप्त होगी। इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। श्वेत रंग की केंद्रीय फ्रिंज आपको चमकीली प्राप्त होगी। नंबर 2 की अपन बात करते हैं तो आपने संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में जब एक वर्णी प्रकाश काम में लिया था तब आपने कहा था कि सर जो चमकीली फ्रिंज है वो बिल्कुल ब्राइट बनेगी और जो काली फ्रिंज है वो बिल्कुल काली बनेगी, डार्क बनेगी, अंधेरा नजर आएगा। लेकिन यदि आप वहां पर एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश काम में लेते हैं तो वो जो फ्रिंजें बन रही थी वो अब रंगीन नजर आएंगी, यानी जो काली फ्रिंज है वो भी कलरफुल नजर आएगी। लेकिन उसके अंदर जो कलर हैं वो बहुत ज्यादा मोटाई पे नहीं होंगे, बहुत हल्के हल्के मोटाई के होंगे। तो किस तरह से फ्रिंज बनेगी देखिए, काली फ्रिंज जो है उसका अंदर वाला किनारा, काली फ्रिंज के जो आंतरिक किनारा है वो लाल हो जाएगा और बाहर वाला किनारा है वो आपको बैंगनी नजर आएगा। कौन सी स्थिति में? श्वेत प्रकाश प्रयोग करने की स्थिति में। बहुत जनरल सा फॉर्मूला है, बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है, केवल आप लोगों को अपने दिमाग को विस्तृत करके बड़ा करके सोचना है। अगर आप अपने दिमाग को संकुचित करके और दिमाग के ऊपर प्रेशर डाल करके इसको रटने का प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको बहुत इजी गोइंग सोचें, आप इमेजिन करें, आप अपनी आंखों को बंद करें, आपके सामने जो यंग का एक्सपेरिमेंट था वो चित्र आना चाहिए। फिर आप एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर आप कल्पना करें कि वहां पे श्वेत प्रकाश है और जब श्वेत प्रकाश से प्रकाश का व्यतिकरण हो रहा है तो वो जो फ्रिंजें जो पहले आपकी डार्क और ब्राइट बन रही थी अब उसमें जो काली फ्रिंज है वो रंगीन नजर आ रही है। आप आंखों को बंद करके इन चीजों को फील करें। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपको दोबारा रिवीजन की आवश्यकता नहीं रहेगी। नंबर 3 की अपन बात करते हैं तो लाल रंग की जो फ्रिंज है, देखिए आपने व्यतिकरण में, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में जब यंग के फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक पढ़ा था तब आपने पढ़ा था फ्रिंज चौड़ाई सर आती है हमारे पास लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। और सर ये जो फ्रिंज चौड़ाई है वो फ्रिंज की क्रम संख्या के ऊपर निर्भर नहीं करती है, सभी चमकीली फ्रिंजें और सभी डार्क फ्रिंजों की चौड़ाई है वो बराबर होती है। लेकिन इस स्थिति में आपने एक वर्णी प्रकाश यूज किया था, लेकिन अब क्या होने वाला है, लाल रंग की जो फ्रिंज है उसकी चौड़ाई अधिक होगी और जो बैंगनी रंग की फ्रिंज है उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्रिंजों की जो चौड़ाइयां हैं वो भी अब परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, बहुत इजी गोइंग आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में आता है कि फ्रिंजों की चौड़ाई असमान प्राप्त होती है। ये एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। पिछली बार आपने लिखा था कि फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर होगी, लेकिन यहां पर फ्रिंजों की चौड़ाइयां असमान हो जाएंगी। और अंत में अपन यहां पे लिख सकते हैं कि अधिक क्रम संख्या के ऊपर
अधिक क्रम संख्या का मतलब क्या है? केंद्रीय फ्रिंज से यदि आप थोड़ा सा दूर जाते हैं, 5वें 10वें नंबर की फ्रिंज के ऊपर या 25वें नंबर की फ्रिंज के ऊपर, अधिक क्रम संख्या पर फ्रिंज जो है वो प्राप्त नहीं होगी। यानी केंद्रीय फ्रिंज से थोड़ा दूर जाएंगे तो आपको फ्रिंजें नजर नहीं आएंगी। क्या होगा? जो काली फ्रिंज है और जो डार्क फ्रिंज है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप हो जाती है और उसकी वजह से आपको एक कंटिन्यूअस लगातार चमक प्राप्त होती है, फ्रिंजें प्राप्त नहीं होती हैं। तो अधिक क्रम संख्या पर फ्रिंज प्राप्त न होकर एक समान चमक प्राप्त होती है। तो इस तरीके से श्वेत प्रकाश काम में लेने पर व्यतिकरण की जो फ्रिंजें हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहिए। तो इसके साथ ही आप लोगों का जो व्यतिकरण का टॉपिक है वो 100% कंप्लीट है। अपने नोट्स में अपने जितनी भी बातें लिखी हैं हर एक बात को आपको समझना है। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न भी अपने नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप इनको बेहतरीन तरीके से तैयार करें, बार बार रिवाइज करें, बार बार वीडियोस को देख करके तैयार करें, अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। अभी भी आप लोगों के पास काफी समय है। चलिए आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं। अगली क्लास में अपन नया टॉपिक विवर्तन स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें और आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।